बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, जो कि चैप्टर 4 का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही बनता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास वो नेचुरल एनर्जी सोर्सेज होती हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं और बड़ी लिमिटेड अमाउंट में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इन्हें हम ज़मीन से लेते हैं और अपने यूज़ में लेकर आते हैं। अब ये जो कि एक नेचुरल प्रोसेस के तहत बन रही हैं, नेचुरली एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये उसी रेट पे नहीं बन रही जिस रेट पे इंसान इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए इनको आप रिप्लेस भी नहीं किए जा सकते कि ये नेचुरली बन रही हैं। इसका कोई भी हमारे पास आर्टिफिशियली इसको बनाने का तरीका उस तरह का नहीं है। कोर्स अब ये नेचुरली बन रही हैं तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस के तहत बन रही हैं। उस रेट पे नहीं बन रही जिस रेट पे इंसान इसको ज़मीन में से निकाल रहा है और यूज़ कर रहा है। इसलिए इसको आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते कि ये बड़ी लिमिटेड अमाउंट में है और नेचुरल है, तो इनकी रिप्लेसमेंट भी मुश्किल है। एनर्जी कैन बी जनरली क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। अब एनर्जी हम दो तरीकों में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हम कह दें कि नॉन रिन्यूएबल है, दूसरी एनर्जी रिन्यूएबल है। और फिर 85% से ज़्यादा एनर्जी इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, अर्थ पे जो एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल। Most developed nations are dependent on non-renewable energy sources. Over 85% यूज हो रही है, तो इट मीन ज्यादातर और स्पेशली जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ही चल रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स में क्या है, इसी के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। कोल, ऑयल और गैस, एंड आफ्टर दैट वी हैव न्यूक्लियर पावर। तो फॉसिल फ्यूल्स ही ज्यादातर यूज हो रहे हैं और वही हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और दूसरी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की टाइप क्या है? न्यूक्लियर पावर। These sources are called non-renewable because they cannot be renewed. Fossil fuels are most commonly used types of non-renewable energy sources. They were formed when incompletely decomposed plant and animal matter was buried in the earth's crust. दुनिया को बने इतने साल हो गए हैं, तो इतने सालों में जो प्लांट्स टूटकर जमीन में दफन हुए, जो जानवर दफन हुए, इसी तरह जो चीजें टूट रही हैं नेचुरली और वो जमीन में दफन हो रही हैं, वो डीकम्पोज हो रही हैं और डीकम्पोज होकर वो चेंज हो रही हैं फॉसिल फ्यूल्स की शक्ल में। जिस फॉसिल फ्यूल को हम कोल, ऑयल और नेचुरल गैस की फॉर्म में फिर यूज कर रहे हैं और इसको कई मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं डीकम्पोज होकर इस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कोल, ऑयल और गैस की शेप में आने में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोल से स्टार्ट करते हैं। Coal is the most abundant fossil fuel in the world with an estimated reserves of 1 trillion metric tons. अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कई मिलियन ईयर्स इनको लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को इस फॉर्म में आने में, तो कोल की फॉर्म में आने में इसको लगते हैं कम से कम 1 ट्रिलियन मेट्रिक टन ईयर्स। एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है। कई हजारों सालों पहले जो हमारे पास स्वैम्प प्लांट्स होते थे एशियन टाइम में, वो जब जमीन में बरेड हुए, टूटे फूटे जमीन में गए और जाके डिकम्पोज होना शुरू हुए, कई मिलियन साल बाद वो अब कोल की फॉर्म में अर्थ पे एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको निकाल रहे हैं और इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं। Different types of coal resulted from differences in the pressure and temperature that prevailed during formation. अब स्वैम्प प्लांट्स जो थे वो तो जमीन में बरी हुए, डिकम्पोज हुए और कोल बन गई, लेकिन अब कोल भी कई सारी टाइप्स में एग्जिस्ट कर रही है। तो अब ये कोल अगर स्वैम्प प्लांट से ही बन रहे हैं तो इतनी डिफरेंट टाइप्स किस तरह से आई? ये बिकॉज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस से आ रही हैं। अर्थ के नीचे डिकम्पोज होते वक्त कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस है, क्योंकि अर्थ के नीचे बिल्कुल सेम प्रेशर तो नहीं जा रहा, प्रेशर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसकी वजह से कोल की डिफरेंट टाइप्स सामने आई। The softest coal, about 50% carbon, which also has the lowest energy output, is called lignite. कोल की एक टाइप क्या है हमारे पास? लिग्नाइट, जिसमें 50% कार्बन है और इससे बहुत ही कम एनर्जी आउटपुट आता है हमारे पास। इस वक्त दुनिया में 5 बिलियन मेट्रिक टन्स के एक साल में ये यूजेज आ रहा है कोल का। इतनी जल्दी से दुनिया कोल को कंज्यूम कर रही है, कोल यूजेज जो आ रहा है इंसानों में। अब इसमें मेन यूज क्या है कोल का? पावर जनरेशन। पावर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, हीट के लिए यूज करते हैं, आफ्टर दैट कुकिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद उन्होंने आपकी बुक में ये बताया है कि अगर इसी रेट के हिसाब से जो हमने इधर लास्ट पेज पर कहा कि 5 बिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर,
इसी रेट के हिसाब से अगर कोल की कंजप्शन कंटिन्यू रही तो क्या होगा, ये कोल जो हम इस वक्त यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास इस वक्त जमीन में मौजूद है, ये ज्यादा से ज्यादा 200 साल तक जा सकता है। इसके बाद हमारे पास कोल की जो होगी शॉर्टेज स्टार्ट हो जाएगी। द बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। जाहिर बात है, जब कोल जलता है तो धुआं उठता है और इस सबसे क्या हो रहा है कि हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो रहा है। आफ्टर दैट वी हैव ऑयल। Oil is available in abundance in most of the Middle East countries such as Saudi Arabia, Kuwait, Iran and United Arab Emirates. ऑयल इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। हम जैसे कि हमें पता है सऊदी अरेबिया ऑयल का बिजनेस भी करता है। कोल की तरह ऑयल भी हमारे पास जो है ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स से ही बन रहा होता है, और इसी तरह जिस तरह कोल हमारे पास प्रोसेस होने में कई हजारों साल लेती है और उसके बाद कोल की फॉर्म में वो प्लांट्स आ रहे हैं, इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज होने में कई हजार साल लेते हैं कि वो ऑयल की फॉर्म में चेंज हो जाएं। जब प्लांट्स और एनिमल्स जमीन में दफन होते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, एक बिल्कुल थिक सी लेयर मड की आ जाती है। वो थिक लेयर मड की और सैंड की एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर उस डिकम्पोज प्लांट और एनिमल के ऊपर लगाती है कि वो ऑयल में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वक्त ज़मीन पे ऑयल का जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर इसी हिसाब से ऑयल कंज्यूम किया जाता रहा तो अगले 50 साल के बाद हमारे पास ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यूज़ करने के लिए। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि नेचुरल गैस एक और फॉर्म होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की। नेचुरल गैस भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल से आ रही है। ये सारी हम 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की। ये हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है। इन गैसेस के मिक्सचर से अर्थ के नीचे नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। ये कंप्लीटली बर्न हो जाती है और कोई भी एशेस नहीं रहते। जैसे कि हमने इधर पढ़ा था कि कोल को अगर बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो रही है। बट नेचुरल गैस में वो कह रहे हैं कि जिसको जितना मर्जी बंद कर ले हमारे पास एशेस नहीं उड़ते। तो इसलिए इसको कंज्यूम करना हमारे पास पोल्यूशन की कमी है, पोल्यूशन इससे नहीं आता और ये क्लीनेस्ट फॉर्म है फॉसिल फ्यूल की। नेचुरल गैस इज मेड इनटू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जमीन से तो हमारे पास गैस की फॉर्म में आ रही है, फिर उस नेचुरल गैस को इंडस्ट्रीज के तहत कन्वर्ट किया जा रहा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में। नेचुरल गैस हमारे पास बनने में टोटल 100 मिलियन मेट्रिक टन्स के अबाउट राउंड अबाउट टाइम लेती है। अगर इसी तरीके से जैसे अर्थ पे इस वक्त नेचुरल गैस का यूजेज है इसी तरीके से यूज करते रहे तो हमारे पास नेचुरल गैस सिर्फ अगले 100 सालों तक ही चलेगी। इसके यूजेस है हमारे पास कि डेवलप कंट्रीज में नेचुरल गैस यूज होती है हीटिंग, कुकिंग और पावर व्हीकल के लिए, जो कि सेम हमारे पास कोल यूज हो रहा था। इसलिए हमारे पास नेचुरल गैस कोल की निस्बत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होती। और ये हमारे पास एमोनिया फर्टिलाइज़र को बनाने में भी काम करती है। जो कंपनीज एमोनिया फर्टिलाइज़र बना रही हैं वो नेचुरल गैस को यूज़ करते हुए बना रही हैं। आफ्टर द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की हमने एक और टाइप पढ़ी, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। जब हमारे पास एटम होता है और वो 2 पार्ट्स में अगर स्प्लिट कर दिया जाए, जो एनर्जी उस टाइम प्रोड्यूस होती है उसको यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।